गुड इवनिंग टीम। हमारा एंटरप्राइज एआई के सेशन में अभी हमारा जो ये टॉपिक्स हमारा चल रहा है, ये एलएलएम मॉडल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो कल का सेशन था, जिसमें मैंने टेम्परेचर काफी अच्छे से समझाया था क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। और आज हमारा स्लाइड स्टार्ट हो रहा है टॉप पी से। तो टॉप पी और टेम्परेचर भी मैं बताऊंगा इसमें कंपैरिजन करके। पहले लेकिन हम ये समझते हैं कि टॉप पी क्या होता है। ओके, तो टॉप पी एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन है? टॉप पी लिमिट एआई टू चूजिंग वर्ड्स ओनली फ्रॉम द मोस्ट लाइकली ऑप्शन। जैसे एग्जांपल के लिए, एआई का जो एलएलएम मॉडल है, उसके पास जब डाटा जाता है, यानी कि आप जो सेंटेंस या पैराग्राफ आप टाइप करके एआई मॉडल को देते हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। लेकिन एआई जो है सारे वर्ड्स के ऊपर काम नहीं करता। तो इसकी परफॉर्मेंस भी हमको बढ़ानी है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी करना है, तो इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है। टॉप पी भी एक प्रकार का प्रोसेस है। या इसको आप एग्जांपल में ऐसा समझिए कि जैसे मुझे एक क्रिकेट की टीम बनानी है और मेरे पास प्लेयर करीब 500 प्लस है। लेकिन मुझे टीम में केवल 11 प्लेयर की जरूरत है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं कहीं ना कहीं उसकी रैंकिंग करूंगा। जैसे आप एग्जाम देते हो आईआईटी का, नीट का, तो इसमें मेरिट लिस्ट बनती है। तो हम कुछ पैरामीटर से हम मेरिट लिस्ट बनाते हैं। और मेरिट लिस्ट में टॉप के जो जरूरत है हमको, जैसे अगर क्रिकेट टीम बनाने में 11 प्लेयर की जरूरत है, तो मैं 11 प्लेयर को ही सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जब बहुत सारी चीजें होती है और हमें एग्जैक्ट जो अटेंशन देना है जिन चीजों के ऊपर, हम उसको चूज करते हैं और उस पर काम करते हैं। हम पूरे पे काम नहीं करते। इसी प्रकार से टॉप पी जो है, एक ऐसी फंक्शनैलिटी हम डेवलप करते हैं जिसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसमें हम सिमिलैरिटी डिसाइड करके हम टॉप के जो रहते हैं कुछ वर्ड्स को चूज करके उसमें एक्शन लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ के एग्जांपल राइट साइड में देखोगे तो इसमें जैसे इनवाइस, बिल, डॉक्यूमेंट, टेबल और बनाना, ये वर्ड्स है। ठीक है, तो इतने वर्ड्स जब एलएलएम के पास चले जाते हैं, तो इसमें वो क्या करता है कि वेटेज देखता है। जैसे मान लो कोई इनवाइस के ऊपर किसी ने, या इनवाइस किसी ने स्कैन कर दिया डायरेक्ट और एलएलएम को दे दिया, तो इनवाइस से क्या निकला? एक तो इनवाइस नंबर निकला, बिल निकला उसका, डॉक्यूमेंटेशन गया, टेबल्स गए, टेबल्स का फॉर्मेट गया, एंड एक कुछ वर्ड चला गया होगा बनाना। तो अब यहाँ पर ये देखेगा कि इसमें जो प्रायोरिटी है वो क्या हो रही है। तो इनवाइस से रिलेटेड तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक बार मैच कर रहा है, लेकिन इसकी जो मैचिंग है बहुत कम है। तो अगर मान लो इसको वैल्यू में दिया जाए या परसेंटेज में दिया जाए, तो इनवाइस वर्ड जो है इसकी वेटेज जो है वो 50% है, क्योंकि हम टोटल इनवाइस के बारे में ही बात कर रहे हैं। बिल जो है उसकी वेटेज 30% है, क्योंकि इनवाइस के बाद सेकंड बिल, उसकी वेटेज थोड़ी कम हो जाती है। डॉक्यूमेंट इसका वेटेज 10% है, टेबल का वेटेज 5% है, बनाना का वेटेज कितना, 0.1 है। तो अगर मैं टॉप पी सेट करता हूं और टॉप पी की वैल्यू मैं 0.9 डाल देता हूँ, ठीक है, 0.9 या 1 डाल देता हूँ, तो 1 का मतलब क्या होगा कि जितने उससे लोअर चीज है, लोअर जो चीज है उसको इग्नोर कर देगा। अब जैसे 0.1 आता है बनाना, तो इसको इग्नोर कर देगा और ऊपर के जो 4 वर्ड्स है इसके ऊपर एआई काम करेगा। तो हम क्या करते हैं कि एआई के ऊपर का लोड कम करते हैं। यानी कि हम उसको कुछ टॉप रैंकिंग के बेस पे या मेरिट के बेस पे कुछ सेलेक्टेड डाटा को देते हैं, ताकि एआई उसमें फास्ट काम कर सके। अगर मान लो कि उसके पास 100 वर्ड्स जा रहे हैं, लेकिन मैं टॉप रैंकिंग के हिसाब से, मेरिट के भी हिसाब से मैं 20 वर्ड्स को सेलेक्ट करके एआई को काम करने दूंगा, तो वो परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होगी और एक्यूरेसी भी रहेगी, क्योंकि जो 20 दे रहा हूँ वो ज्यादा वेटेज वाले दे रहा हूँ। जो उसको काम करने के लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वही दे रहा हूँ जिसमें प्रोसेस करेगा। तो ये हो गया टॉप पी। तो टॉप पी जो हम क्या काम कर रहे हैं कि हम इसको मेरिट बेस पे छाट करके कुछ टॉप लेवल के, और ये टॉप लेवल कैसे छाट रहे हैं, कितना छाटना है, इसके लिए हमको एक वैल्यू डिसाइड करनी होती है। जैसे अभी यहाँ पर एग्जांपल में मुझे बनाना अगर हटाना है तो मैं 1 दे दूंगा, तो 1 से लोअर केस वाले जितने भी डाटा रहेंगे उसको हटा देगा। अगर मैं उसकी वैल्यू 15 दे देता हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट और टेबल ये पूरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा अगर मैं वैल्यू 15 कर दूंगा, क्योंकि इसके लो वाला रिमूव कर देगा और हाईएस्ट 2 वैल्यू को देगा एलएलएम को काम करने के लिए।
अब मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि पिछले कल के सेशन में मैंने टेम्परेचर बताया था, और टेम्परेचर में भी मैंने वैल्यू बताया था, 0.1 से लेके 1 तक दिया जाता है। तो जितना कम वैल्यू देते थे तो हमारी एक्यूरेसी ज्यादा रहती थी एलएलएम की। जैसे बैंकिंग सिस्टम है, फिनांस का कोई ट्रांजेक्शन है, मैथमेटिकल अगर कोई वर्क हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पर हमें एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। तो वहां पर हम टेम्परेचर की वैल्यू कम रखते हैं, 0.1 रखते हैं, 0.2 रखते हैं। इससे क्या होता है 0.1 रखने से, कि अगर मान लो आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि मेरा अकाउंट बैलेंस कितना है, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज है, तो एलएलएम रिप्लाई देगा कि आपके अकाउंट में 10,000 बैलेंस है। लेकिन आप दोबारा क्वेश्चन पूछते हो कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो वो आपको जवाब देगा 10,000 बैलेंस है। आप उसको 5 बार भी क्वेश्चन पूछोगे तो आपको जवाब वही देगा कि आपके अकाउंट में 10,000 बैलेंस है। आपका आंसर जो है ना बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने टेम्परेचर एकदम मिनिमम रखा है, 0.1 रखा है। तो 0.1 रखने से क्या हो रहा है कि वो एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी उसमें, और कंसिस्टेंसी रहेगी, आपका आंसर चेंज नहीं होगा, और जो सही जवाब आपको मिलना वही मिलेगा। तो जहां पर फिनांस वाली चीज आती है, कुछ ऐसी चीजें आती है जहां पर आंसर एकदम करेक्ट देना है, बार बार अगर सेम क्वेश्चन पूछे तो सेम आंसर देना है, तो वहां पर टेम्परेचर की वैल्यू कम करते। सेम टेम्परेचर की वैल्यू अगर एकदम हाई कर देते थे, जैसे कि हम 0.8 कर देते थे, 0.9 करते थे, तो 0.9 अगर कर देते हो, तो उससे क्या होगा कि जब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे या उससे कुछ करने बोलोगे, तो वो कुछ भी नया कर देगा जो आप भी नहीं सोचे हो, यानी क्रिएटिविटी मोड में चला जाएगा। क्रिएटिविटी मोड में जो रिजल्ट देगा वो कुछ अलग होगा। अगर आप दोबारा उसको क्वेश्चन पूछोगे, सेम क्वेश्चन भी पूछोगे, तो पिछले आंसर से उसका दूसरा आंसर डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने उसको बोला कि मुझे एक स्टोरी राइट करके दो, आपने क्वेश्चन पूछा, उसने एक स्टोरी आपको बना के दे दिया। आप दोबारा उसको बोलो कि मुझे एक स्टोरी बना के दो, आपको वो वही स्टोरी नहीं देगा, कोई दूसरा स्टोरी बना के देगा, क्योंकि वो क्रिएटिविटी मोड में चला गया। तो टेम्परेचर की वैल्यू समझ में आ गई, 0.1। जब आपको एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए, रिपीट भी करोगे क्वेश्चन तो आंसर सेम बट एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तो अपन टेम्परेचर कम करते हैं। और हाई का मतलब है मोर क्रिएटिविटी। लेकिन जब मैंने ईआरपी के एप्लीकेशन में चैटबॉट बनाया था, तो मैंने उसकी वैल्यू सेट किया था 0.3। 0.3 मैंने क्यों सेट किया था, मुझे एक्यूरेसी तो चाहिए, ईआरपी में भी फिनांस होता है, उसमें भी कैलकुलेशंस होते हैं, और जो वैल्यूज होती है, डाटा वगैरह होता है, इनवाइस की अमाउंट वगैरह अगर मान लो कोई पूछ रहा है, तो वो तो सही बताना पड़ेगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए मैंने 0.3 किया था, कि अगर उसमें कोई अनोमली डिटेक्शन करते हैं, उसमें कोई प्रोडक्शन की बात करता है कि भाई पिछले 4 साल से मेरा जो सेल्स ऑर्डर है इस प्रकार से रहा है, तो नेक्स्ट ईयर का सेल्स ऑर्डर मेरा क्या होगा, तो वो नेक्स्ट ईयर का सेल्स ऑर्डर जनरेट करके बताएगा कि नेक्स्ट ईयर आपका 20% सेल्स बढ़ जाएगा या डाउन हो जाएगा। तो वो एक प्रोडक्शन करेगा। तो इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए मैंने 0.3 रखा था। तो टेम्परेचर का मतलब समझ में आ गया, एक ह्यूमिडिटी, और इसकी बात कर रहे थे हम वैल्यू चेंज करके। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टॉप पी का। टॉप पी में जो वैल्यू दे रहे हैं, इसका काम क्या है कि जब ज्यादा कंटेंट जा रहा है, ज्यादा वर्ड्स जा रहे हैं, तो वो हमारी वैल्यू के हिसाब से जो इग्नोर करने वाले वर्ड्स है वो इग्नोर हो जाता है। डिपेंड करता है कि हम क्या वैल्यू दे रहे हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल बताया कि बनाना को अगर मुझे इग्नोर करना है, तो मैं इसकी वैल्यू 1, 1.5 अगर सेट कर देता हूँ, तो बनाना इग्नोर हो जाएगा, लेकिन ये सारे वर्ड जो एलएलएम के पास पहुंच जाएंगे। तो ये हम क्यों कम कर रहे हैं, ताकि एलएलएम के ऊपर लोड कम आए, और हमारा एलएलएम यानी एआई मॉडल है बहुत फास्ट काम करे। तो इसके लिए ये भी एक यूज किया जाता है टॉप व्यू। और टेम्परेचर का वैल्यू कैसे सेट कर रहे थे कि हमको क्रिएटिविटी जाना है, या फिर हमें एकदम एक्यूरेट और सिमिलर आंसर बार बार देना है सेम क्वेश्चन का, तो उसके लिए हम उसकी वैल्यू सेट कर रहे थे। तो ये दो चीज है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और अगर आप एआई मॉडल पे काम कर रहे, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे, एआई चैटबॉट वगैरह बना रहे या एआई का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको ये सब डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ पर क्या वैल्यू सेट करनी है। यहाँ पर कंपैरिजन भी देखो दिया हुआ है, टेम्परेचर वीएस टॉप की, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ फिर से देख लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर जो है मेक्स द मॉडल मोर और लेस रैंडम। ठीक है, यानी कि वो रैंडम काम करेगा। रैंडम मतलब क्रिएटिविटी मोड हो गया, जैसे वैल्यू बढ़ा दिए तो अब रैंडम जवाब देगा, कुछ भी देगा। लेकिन अगर आप उसको लेस रैंडम बनाना चाहते हो, यानी कि एकदम फिक्स जवाब दे, वही सेम क्वेश्चन बार बार पूछे तो सेम आंसर आए, तो आपको उसकी वैल्यूज कम करनी पड़ेगी। तो ये आपकी वैल्यूज जो रहती है ना, अगर आप इसको लो वैल्यू करते हो तो क्या होगा, हाई वैल्यू करते हो तो क्रिएटिविटी मोड में चला जाएगा। ठीक है। सेम
टॉप पी अगर यूज कर रहे थे तो इसमें क्या हो रहा था कि लिमिट द चॉइस पूल टू द मोस्ट लाइकली वर्ड। तो ये क्या करता है कि मोस्ट लाइकली वर्ड का कलेक्शन देता है और बाकी को इग्नोर कर देता है, हटा देता है। जैसे हम जो इंग्लिश के वर्ड टाइप करते, प्लीज लिखते, द, इन, ऐसे कुछ भी हम अगर लगा रहे इसमें आर्टिकल्स वगैरह, तो ये तो हटा देता है डायरेक्ट। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स को भी हटा सकता है। डिपेंड करता है हम उसकी वैल्यू कैसे सेट कर रहे हैं। और वैल्यू सेट करके हम क्या करते हैं, लाइकली वर्ड का कलेक्शन एलएलएम को देते हैं ताकि वो उस पर काम कर सके, प्रोसेस कर सके और प्रॉपर रिजल्ट दे सके। तो आपको शॉर्ट लिस्ट स्मॉलर करना है या आपको बिगर करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास 100 वर्ड है। अब 100 वर्ड में से आपको 5 वर्ड सेलेक्ट करना है। इस मोड में आप जाना चाहते हो, या 100 में से आप 50 वर्ड देना चाहते हो और 50 को इग्नोर कर रहे हो, या 100 में से 80 वर्ड्स को पास करना चाह रहे हो, 20 को रोकना चाह रहे हो। ये कंट्रोल आपकी इसकी वैल्यू के ऊपर डिसाइड करेगा कि आप क्या वैल्यू सेट करते हो। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये एक्चुअली में अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ वैल्यू देना, कैसे देना है, तो फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एलएलएम एआई मॉडल जो होता है, जब भी उसमें काम करते हैं तो वो एक हमको एपीआई का एंड पॉइंट मिलता है। और उस एपीआई को एंड पॉइंट को कॉल करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर मिलते हैं। आपको एक सीक्रेट की मिलती है जिससे उसको कॉल किया जाता है। लेकिन उस एपीआई में बहुत सारे पैरामीटर पास करते हैं। तो जो मेरे सेशन में ये सब बातें चल रही है, एक्चुअली में ये पैरामीटर है। ये पैरामीटर्स की वैल्यूज हमको भेजनी रहती है, तो एलएलएम का जो जवाब होता है इस पैरामीटर के हिसाब से चेंज हो जाता है। उसके जवाब का, उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो जब आप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप अगर डिजाइन कर रहे हो एप्लीकेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एलएलएम से आपको किस प्रकार का इनपुट देना है, कैसा उसका रिस्पॉन्स को गेट करना है। तो आप उसके हिसाब से ये वैल्यूज वगैरह सेट करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमारे एलएलएम कितने प्रकार के होते हैं। तो एलएलएम आपको समझ में आ गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं इसको, या जिसको एक्चुअल एआई बोलते हैं। एआई के सबसे लास्ट पोर्शन जो एग्जैक्ट रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, उसको हम एलएलएम बोलते हैं। तो इसको मॉडल्स भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में एलएलएम मॉडल भी बोल सकते हैं, एलएलएम बोल सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हम एलएलएम या एलएलएम मॉडल की बात कर रहे हैं, जो एआई का ब्रेन होता है। यानी सबसे लास्ट पोर्शन जहां आपकी रिक्वेस्ट, आपका जो प्रॉम्प्ट है, वो ट्रेवल करते हुए जहां जाता है, जहां से रिस्पॉन्स एग्जैक्ट जनरेट होता है। वो रिस्पॉन्स क्या क्या जनरेट हो सकता है, तो ये कोडिंग जनरेट कर सकता है, नया कोड बना के दे सकता है, रीजनिंग करके आपको रिजल्ट दे सकता है, आपका एआई एजेंट हो सकता है जो आपका कंटिन्यू काम करता रहे, या आपके बिजनेस का एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे सकता है। तो एलएलएम के बहुत सारे काम होते हैं ना, इमेज जनरेट कर सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है। ये बहुत सारे, देखो यहाँ पर इसका है कोड जनरेशन है, नॉलेज असिस्टेंट है, वर्क फ्लो ऑटोमेशन है, और ईआरपी कोपायलट। तो एलएलएम आपको यूजफुल बहुत है। आप अगर एलएलएम यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये सब सुविधा मिलेगा। लेकिन ये स्लाइड में जिस एलएलएम की बात कर रहे हैं उस एलएलएम का नाम है जीपीटी मॉडल, जो सबसे पहले मार्केट में ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और इसकी जो कंपनी का नाम है ओपन एआई। तो ओपन एआई कंपनी जो है, ये इंट्रोड्यूस की थी जीपीटी मॉडल को। और ये ओपन एआई कंपनी में 40% की हिस्सेदारी माइक्रोसॉफ्ट का है। जनरली अपन सोचते हैं कि जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट का है, बट माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। ओपन एआई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको डेवलप किया है, जीपीटी मॉडल को। और ये माइक्रोसॉफ्ट से टाई अप किया हुआ है। तो ये सबसे पहले मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और ये फ्री में लोगों को यूज करने के लिए सुविधा दिया, जिसका नाम है चैट जीपीटी। तो आप जो चैट जीपीटी बोलते हैं, उस चैट जीपीटी का जो आपका एप्लीकेशन है, या तो आप डाउनलोड करके चालू करते हो, या आप डायरेक्ट गूगल क्रोम में चैट जीपीटी ओपन कर लेते हो और उसमें आप अपना प्रॉम्प्ट देते हो। तो ये तो यूआई है, ये यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे जो है, बहुत सारे जीपीटी मॉडल है। एक जीपीटी मॉडल है जो आपका इमेज जनरेट करता है, एक जीपीटी मॉडल है जो वीडियो जनरेट करता है, एक जीपीटी मॉडल है जो आपके क्वेश्चन का आंसर देता है। तो ऐसे बहुत सारे जीपीटी मॉडल पीछे लगे हैं, लेकिन आपका आपके कंप्यूटर में जो दिखता है एक ही सॉफ्टवेयर दिखता है, आप प्रॉम्प्ट उसी में देते हो। लेकिन वो अंदर किसके पास जाएगा, ये हमारा आर्किटेक्चर डिसाइड करता है कि आपका प्रॉम्प्ट क्या है। और उसके हिसाब से उसी जीपीटी मॉडल को वो कॉल करता है जो उसका जवाब देने के लिए सक्षम है। तो ये जीपीटी मॉडल जो है सबसे पहले पॉपुलर हुआ था। ओपन एआई ने इसको डेवलप किया है। और ये जीपीटी मॉडल, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इंटरव्यू के हिसाब से ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और इसके काम बता दिया कि इसका स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, क्या क्या काम कर सकता है। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक नॉर्मल जो पब्लिक है, चाहे वो इंजीनियर हो या आम व्यक्ति हो, वो चैट जीपीटी तो
डेफिनेटली यूज कर रहा है, चाहे मोबाइल में डाल के यूज कर रहा है, चाहे लैपटॉप में ओपन करके काम कर रहा है। तो चैट जीपीटी इसका एग्जाम्पल है। तो जीपीटी मॉडल अब समझ में आ गया कि क्या होता है। और ये ओपन एआई का प्रोडक्ट है जो सबसे पहले मार्केट में पॉपुलर हुआ था। इसके आगे दूसरा हम देखते हैं क्लाउड मॉडल। अब ये, इसकी स्टोरी मैंने पहले भी बताया है कि जो क्लाउड जिसने बनाया है ना, एक्चुअली में ये जो है जीपीटी में काम करता था। जीपीटी भी इसी की देन है। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये थोड़ा सा ईमानदार था। ये बोल रहा था कि हमारा जो एआई मॉडल है ये रूल में होना चाहिए, पॉलिसी में होना चाहिए। कोई भी इसका गलत उपयोग ना कर सके, इसको प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसमें गार्ड रेल लगाना पड़ेगा। तो ये ज्यादा बात कर रहा था। लेकिन जीपीटी मना कर रहा था, बोलता नहीं ऐसा नहीं करेंगे। और अमेरिका की सरकार भी बोलती है कि हमको पीछे से चोर रास्ता बना के दो। तो इसने मना कर दिया और इसने एक अलग से डेवलपमेंट किया। तो एंथ्रोपिक कंपनी जो है, इसने फिर क्लाउड मॉडल बनाई और ये क्लाउड मॉडल बाद में आया। जीपीटी को एकदम पीछे छोड़ दिया और पूरे दुनिया में छा गया। तो पूरे दुनिया में अगर नंबर वन बहुत ही हाई क्वालिटी का मॉडल है, वो क्लाउड मॉडल है। सबसे महंगा मॉडल है। हाई क्वालिटी इसका मतलब नहीं कि आप लोग जाके उसी में काम करने लग जाओ, कर ही नहीं पाओगे, बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। तो हालांकि थोड़ा सा फ्री दिया है यूज करने के लिए, एक आध क्वेश्चन पूछ लो। दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन पूछने जाते हैं तो बोल देता है कि लिमिट खत्म हो गई, 6 घंटे बाद पूछो। तो थोड़ा प्रोटेक्शन लगा हुआ है। बट हम लोग पैसा देके $10 $20 डेली देके इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली है अभी तक का, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये क्लाउड मॉडल जो है ना, इसका जो एल्गोरिथम है, इसका जो ब्रेन है, बहुत ही एडवांस है। वो ऐसा काम करता है जिसको एकदम आश्चर्यचकित बोलते हैं ना, एकदम इस टाइप से हमारे सारे बैंक वगैरह को हैकिंग करने का तरीका बता सकता है। वल्नरेबिलिटी ढूंढ के निकाल लेता है। तो अभी सरकार अभी सत्ते में आ गई है और वो मीटिंग कर रही है कि कैसे बचाया जाए करके। हालांकि ये प्रोटेक्शन भी देगा, और अगर इसका गलत हाथों में इसका इस्तेमाल हो गया तो ये उसका उल्टा भी कर सकता है। बट ये बहुत ही पावरफुल क्लाउड मॉडल है, जो मार्केट में आप समझ जाओ कि अभी दुनिया में ज्यादा छाया हुआ है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें खास बात बहुत सारी है। जैसे कि मान लो लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स वगैरह को बहुत आसानी से प्रोसेस कर लेता है। कंप्लायंस वगैरह को बहुत अच्छे से पूरा रीड करके आपको सही रिजल्ट दे देता है। सेफर रिस्पॉन्स कर देता है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर देता है। अभी जीपीटी में काम करने वाले के दिमाग में क्या आता है कि भाई मैं फोटो एडिट कर लूंगा, इसको बोलूंगा कि मेरे फोटो एडिट कर दो, बैकग्राउंड चेंज कर दो। या उसको लगेगा कि मैं एक स्टोरी राइट करा लूंगा, है ना, ईमेल का फॉर्मेट जिससे करवा लूंगा। तो ये ठीक है, आप जीपीटी में कर रहे हैं, लेकिन क्लाउड जो है इसकी खासियत कुछ और है। हालांकि ये भी काम करता है, ये कोड भी जनरेट करेगा, इमेज भी जनरेट करेगा, सब कर सकता है, सब में प्रॉपर। लेकिन इसकी जो खासियत है ना, वो लीगल कंप्लायंस, डॉक्यूमेंट, ये सब में बहुत ही पावरफुल। इवन जैसे अभी कोई एक फ्रेंड का, वो कोई लीगल इशू में फंसा था, वकील वगैरह रखा था वो। बट मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, तुम्हारे जितने डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह है, सब आप क्लाउड में डालो। और उसको पूछो कि भाई मेरा ऐसा ऐसा केस चल रहा है, मेरे वकील का ये कहना है, और ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, तो मुझे कैसे इसको डिफेंड करना है अपने आप को। तो बकायदा उसने जो डाटा बना के दिया, और वकील ने उसको फिर एक्सेप्ट किया और ऐड किया। इतना पावरफुल है। तो बहुत सारे इसके अलग अलग फील्ड्स होते हैं। और फिलहाल पिछले कुछ दिनों से मैं स्टॉक मार्केट में इसका यूज कर रहा हूँ, स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कौन सा खरीदना है, क्या करना है। और लगभग 80% 90% तो एक्यूरेट निकल रहा है, और मैंने कुछ पैसे भी कमाए। तो काफी पावरफुल मॉडल है। ये मॉडल्स के बारे में जानकारी रखना है, क्योंकि आपको सारे मॉडल का थोड़ा थोड़ा यूज तो करना है, ताकि पिक्चर क्लियर हो कि कौन सा चीज के लिए क्या यूज करना है। कुछ फ्री होगा, कुछ सस्ता होगा, कुछ बहुत महंगा होगा। बट लेकिन हमें एक एक बार तो चला के देखना है, ताकि अनुभव भी ले सके। तो इसकी कंपनी का नाम याद रखना है, एंथ्रोपिक है। एंथ्रोपिक कंपनी जो है, इसका प्रोडक्ट है क्लाउड। और क्लाउड में जो 3 प्रकार के मॉडल फेमस हुए थे। सबसे पहले तो हाईक्यू, क्लाउड हाईक्यू करके फेमस हुआ था। बट क्लाउड हाईक्यू से पावरफुल निकला था सोनेट। तो सोनेट फिर मार्केट में चलने लगा, और सोनेट का लेटेस्ट वर्जन 4.6 आ गया था। लेकिन उसके बाद एक और इसने पैरेलल में निकाला, ओपस। और ओपस का सबसे लेटेस्ट वर्जन कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है, 4.8 ओपस। एलन मस्क ने भी उसकी तारीफ की है। और बहुत ही महंगा है, मैं चला के देखा हूँ। 1.5 मिनट के अंदर $3000 उड़ गया। एक कमांड डाला तो 1.5 मिनट तक प्रोसेस चला, 1.5 मिनट के अंदर 3000 खत्म। तो बहुत महंगा है, लेकिन हाँ क्वालिटी है। वो काम जो आप चाहिए आपको एक्यूरेट वही काम करके देगा। तो सिचुएशन के हिसाब से हमको यूज करना है कि हमारा काम क्या है, और उसके हिसाब से आपको मॉडल डिसाइड करना है।
ये क्लाउड है, फ्री में अवेलेबल है, बट कुछ लिमिटेशन है बहुत छोटी सी। लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसमें गूगल से साइन अप करके आप इसको यूज करके देख लो। लेकिन एपीआई कॉलिंग वगैरह आप करना चाहते हो तो आपको प्लान लेना पड़ेगा। अब ये तीसरे नंबर पे और पावरफुल है, गूगल का है जेमिनाई। तो जेमिनी बोलते हैं, लेकिन जेमिनी के आगे एआई लगा हुआ है तो उसको जेमिनाई पढ़ा जाता है। तो जेमिनाई अगर कोई बोल रहा है तो समझ जाओ जेमिनी की बात हो रही है। जेमिनी मॉडल बोला जा रहा है तो आप समझ जाओ कि जेमिनी जो गूगल का है ना, गूगल डीप माइंड ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये गूगल का ही है जेमिनाई मॉडल। तो आपको ये भी फ्री मिलता है थोड़ा यूज करने के लिए। हालांकि उसमें भी लिमिट है। आप अगर इसमें प्रो वर्जन लेना चाहते हैं या और ऊपर के लेना चाहते हैं तो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो थोड़ी आपकी लिमिटेशन को बढ़ा देगा। तो इसमें आप बहुत अच्छी तरह से इमेज बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो। और गूगल इकोसिस्टम वगैरह जो है ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाता है। तो गूगल इकोसिस्टम का मतलब है कि आप नॉर्मल पहले गूगल में जब कोई सर्च करते थे ना, तो जनरली आपको बहुत सारी लिंक आ जाती है और वो लिंक को क्लिक कर करके आपको ढूंढना पड़ता है कि मेरा जवाब किस में मिलेगा। लेकिन अब गूगल में आप टाइप करोगे तो लिंक तो नीचे आएगी, लेकिन सबसे ऊपर जेमिनाई का एक विंडो आ जाएगा जो आपको एक्सप्लेन करेगा, और लगभग आप जो जानना चाहते हो वही आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा। बहुत कम चांस है कि आप नीचे जाओ। तो गूगल ने क्या किया कि अपने आप को और पॉपुलर करने के लिए इस एआई को यूज कर लिया अपने गूगल सर्च के अंदर। तो आपको गूगल में जब भी आप सर्च करोगे तो आपको एक जो दिखाई देगा प्रॉम्प्ट का एक विंडो आ जाएगा जहां आप प्रॉम्प्ट बार बार टाइप करोगे, वो जेमिनाई है। और इसको अलग से आपको खोलना है तो जेमिनाई करके आप खोलोगे अलग से ब्राउजर में, तो आपको फिर चैट विंडो ओपन हो जाएगा जहां पर आप केवल इसी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल इमेज जनरेट करने के लिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसका नॉलेज बेस्ड थोड़ा सा डीप है। जैसे मैं खुद ये मटेरियल तैयार करता हूँ सेशन वगैरह का, तो मैं अभी तक चैट जीपीटी के ऊपर डिपेंड था। बट कुछ दिनों से मैं जेमिनाई यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ मेरे को डाटा काफ़ी डीप मिल रहा है, अच्छे एग्जाम्पल मिल रहे हैं, और कुछ कलरफुल इमेज बहुत आसानी से बना रहा है कम समय में। तो मैं अब धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे सेशन में थोड़े से कलरफुल इमेज वगैरह थोड़े से अब ज़्यादा आने लगेंगे। तो मेरे को मल्टीपल मॉडल यूज करना है, जहां जिसकी जो जरूरत है हमको वो इस्तेमाल करना है, और फ्री वाला यूज करना है। ऐसा नहीं कि हर जगह आपको पैसा लगाना है। आप पहले फ्री वाला यूज करो। तो बहुत सारे मार्केट में फ्री अवेलेबल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज में क्या किया जाता है। यानी कि इमेज बनाने के लिए कौन सा ज्यादा बेटर है, वीडियो के लिए कौन सा बेटर है। तो बहुत सारे टूल्स आते हैं उसमें। फ्री वाले भी रहते हैं, कुछ लिमिट वाले भी रहते हैं कि आप दो चार फोटो बना सकते हो, एक आध वीडियो बना सकते हो कुछ सेकंड का। तो इस प्रकार के आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे। तो डेफिनेटली हर किसी को ये सारे टूल्स चला चला के देखने चाहिए। तो अभी तक वो जो तीन बताया मैं ना, वो बहुत ही बड़े वर्ल्ड लेवल के। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ओपन एआई का क्या बताया, जीपीटी बनाया बताया, एंथ्रोपिक का मैंने क्लाउड बताया, और तीसरे नंबर में गूगल का जेमिनाई बताया। अब हम नीचे आते हैं। अब ये थोड़े छोटे मॉडल है जो सस्ते होते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है लामा, लामा मॉडल। अब ये लामा मॉडल क्या है? अब इसका फुल फॉर्म क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई। मेटा मतलब समझ गए होंगे ना, फेसबुक का मालिक, फेसबुक की ओनर। फेसबुक जो है ना वो मेटा की है। मेटा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और भी सॉफ्टवेयर आते हैं उसके अंदर। बहुत बड़ा है वर्ल्ड का मेटा। ठीक है। तो ये जो लामा मॉडल है, इसकी खास बात क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइवेट डिप्लॉयमेंट। अब ये क्वेश्चन आ गया कि ये प्राइवेट डिप्लॉयमेंट क्या चीज होता है। अभी तक तो जीपीटी क्लाउड, वहां तो डिप्लॉयमेंट की बात ही नहीं किया मैंने। इसलिए नहीं किया कि उसको डिप्लॉय कर भी नहीं सकते। वो वो जो है ना बहुत ही महंगा, दुनिया का सबसे महंगा चीज है। और उस जहाँ पर डिप्लॉय हुआ है ना, वो कई हजार खरबों रुपए का है। यानी कि हम, मैं ऐसे बता भी नहीं सकता कि कितना खर्चा आया होगा बनाने में, लेकिन कितना खर्चा उसको मेंटेन करने में आ रहा है। तो आप सोचो कि इतना महंगा चीज है तो वो तो कोई कंपनी ले ही नहीं सकती। हाँ, कोई कंट्री भी नहीं ले सकता, तो कंपनी की बात छोड़ दे। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के पास कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो वो नहीं चाहता कि बाहर चले जाए। जैसे अभी मैंने बताया कि यूएस में क्या होता है कि डाटा लीक कर देता है, वो पहले से बोल के रखा है। माइक्रोसॉफ्ट के अमेरिका की जितनी कंपनी है, वो चोरी करने का परमिशन वहां दे देंगे आराम से। तो उन्होंने कुछ ऐसे बना के रखते हैं, तो आपको डर लगता है कि आपका कोई प्राइवेट सीक्रेट डाटा वहां चला गया, वहां से बाहर आउट हो गया। तो फिनांस के डाटा बहुत सीक्रेट होते हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि गाइडलाइन होती है। जैसे कि आपका आरबीआई है, तो आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है कि स्टेट बैंक के डाटा अमेरिका में नहीं जा सकते, कहीं और नहीं जा सकते। तो वो डाटा सेंटर वगैरह यहीं रखना पड़ता है। लेकिन आप अगर एआई यूज करना चाहते हो स्टेट बैंक में, तब क्या करोगे?
और तो डाटा आपका पूरा ट्रांजेक्शनल डाटा तो वहां जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है कि एक जो छोटे मॉडल होते हैं जैसे कि लामा हो गया और भी इससे कम रेट के होते हैं, कम बजट वाले होते हैं, उनको वो अपने सर्वर में डिप्लॉय करती है। तो डाटा बाहर नहीं जाता, उन्हीं के सर्वर पे काम करता है और कस्टमर को रिजल्ट मिलता है। जैसे एआई काम करता है सेम वैसी काम करता है ये। तो लामा मॉडल क्या है कि इसको आप प्राइवेटली डिप्लॉय कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सेल्फ होस्टेड होता है, और एंटरप्राइज ओनरशिप, यानी कि जो एंटरप्राइज होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो ओनरशिप होता है। वो अपने हिसाब से इसको फिर हैंडल करता है, इसका जो खर्चा आता है वो उठाता है। बट वो खर्चा भी कई हजार करोड़ों का है। ऐसा नहीं कि एक छोटी सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको करना चालू कर दी, नहीं कर सकते। मॉडल डिप्लॉयमेंट इतना आसान नहीं है। ये जो अच्छी अच्छी कंपनी भी आप लोग सुनते हैं ना, माइंड ट्री और ये सब, तो ये भी जल्दी मॉडल डिप्लॉय नहीं कर सकती, क्योंकि मॉडल डिप्लॉय करना है यानी आपको जीपीयू लगेगा। वही दुनिया का सबसे महंगा हार्डवेयर जीपीयू होता है, और ये जीपीयू की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा लगती है। तो इसी में खर्चा आपका कई हजार करोड़ का लग जाता है। फिर आपका पूरा सर्वर, फिर उसको मेंटेन करना, कूलिंग करना, तो पॉसिबल नहीं है एक छोटी कंपनी के लिए। लेकिन एक जो इंटरनेशनल कंपनी होती है जिसको अपन एमएनसी बोलते हैं, और खास करके जो फिनांस वगैरह से रिलेटेड होती है, जिनका डाटा बहुत ही सीक्रेट्स होता है, तो वो खर्चा करती है और वो मॉडल्स को अपने सर्वर में डिप्लॉय करती है, ताकि उनके नेटवर्क से डाटा बाहर ना जाए। तो ये लामा मॉडल है, ये सेल्फ होस्टेड है, आप इसको होस्ट करके यूज कर सकते हो। लेकिन ये एलएलएम ही है। अभी जो पिछला एलएलएम बता रहा था वैसे ही एलएलएम है, बट वो बहुत बड़े एलएलएम है। उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, वो देगा भी नहीं करने, उसका तो कई सालों की मेहनत है भाई, 20-30 साल में, या पता नहीं और कितने साल में वो तैयार हुआ है, कई पैसा खर्चा करके। तो वो तो पैसा कमाएगा। वो तो आपको नहीं बोलेगा कि आप डिप्लॉय करके खुद ही यूज करो, वैसा नहीं देगा। वो रेंट दे रहा है, एपीआई कॉल करो और मेरे को पैसा दो डॉलर में। तो वो उसका बिजनेस है। लेकिन ये लामा मॉडल या ऐसे और भी मॉडल है जिसको हम डिप्लॉय करके यूज कर सकते हैं। तो ये मेटा ने निकाला है इसको। और दूसरे और देख लेते हैं इसके अलावा, जैसे यहाँ पर 3 एलएलएम दिए हुए हैं लाइन से। एक एलएलएम है आपका मिस्ट्रल, दूसरा है फाई, और तीसरा है जेमा। तो मिस्ट्रल जो है, ये मिस्ट्रल एआई करके ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा डेवलप्ड हुआ है। फाई जो है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च टीम, एक माइक्रोसॉफ्ट की एंटिटी है, उसने फाई को डेवलप किया है। और जेमा जो है ये गूगल का ही है। लेकिन गूगल का जेमिनाई आई जो है उसका पर्सनल है, बहुत बड़ा है। लेकिन गूगल ने एक छोटा निकाला है, जेमा। ये बोल रहा है कि भाई ये जेमा मैं निकाल रहा हूँ, इसको तुम डिप्लॉय करके भी यूज कर लो। लेकिन हालांकि वो असेट गूगल का ही रहेगा। लेकिन हम अपने सर्वर में जब इसको डिप्लॉय करेंगे, तो हमारे जो डाटा है वो गूगल के पास ही जाएंगे, वो हमारे सर्वर तक ही सीमित रहेंगे। तो इस प्रकार से ये मॉडल्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जैसे मिस्ट्रल है, थोड़ा फास्ट है, अफोर्डेबल है, एंटरप्राइज फ्रेंडली है, तो कंपनी इसको थोड़ा आसानी से यूज कर लेती है। जैसे फाई है, तो स्मॉल मॉडल है, यानी कि बहुत ही छोटा मॉडल है, यानी कि बहुत ही सस्ता है। एक नॉर्मल जो इंडिया की जैसे कंपनियां होती है ना, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, तो ये भी इसको डिप्लॉय करके अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह काम कर सकती है। तो लो कॉस्ट होता है इसका। तो मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह में भी, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में खुद का सर्वर अगर बनाना है, और आपका जितना मोबाइल एप्लीकेशन है वो उससे डाटा ट्रांजेक्शन करेगा, तो फाई का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि सस्ता भी है और लो कॉस्ट बजट प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। जेमा रिसर्च वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, रिसर्च है, ओपन मॉडल्स और लाइट वेट है। तो इसके लिए जेमा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक मैं जो बता रहा था ये एलएलएम मॉडल बता रहा था, लेकिन ये एलएलएम मॉडल जितना मैंने बताया है इतना ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। अगर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगा, 200 प्लस होगा। लेकिन आप जब आप एज ए टेक्निकली काम कर रहे हो, एज ए आर्किटेक्ट काम कर रहे हो, तो आपको सारे मॉडल जानना जरूरी है कि कस्टम मॉडल क्या होता है, फाइन ट्यून मॉडल क्या होता है, ट्रेन मॉडल क्या होता है ना। तो ये बहुत सारा चीज जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं तो हमारा डिसीजन होता है, क्योंकि कंपनी के जो ओनर होते हैं, स्टेक होल्डर्स रहते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं। वो तो आपसे प्रोजेक्ट मांगेंगे कि भाई आप बताओ क्या क्या यूज होगा, कितना खर्चा आएगा, डेवलप करने में कितना समय लगेगा। लेकिन ये जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें खुद बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, तो हम सही मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो ये एलएलएम की बात मैंने अभी किया। अब हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारा टॉपिक, ट्रेनिंग। तो जब एलएलएम मैंने बताया था, तो एलएलएम में जितने भी मैं एलएलएम दिखाया ये सब ट्रेंड एलएलएम है। तो ट्रेनिंग क्या होता है इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे ट्रेनिंग टीच एन एआई मॉडल बाय एक्सपोजिंग इट टू ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा।
ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा का मतलब क्या है? जैसे डाटा क्या हो सकते हैं? जैसे कि बहुत सारी बुक्स हो सकती है। मैं बुक्स बोल रहा हूँ तो आप किसी एक बुक के बारे में मत सोचो। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है 10 पेटाबाइट। पेटाबाइट, मेरे ख्याल से आप लोग ऐसी मेमोरी यूज तो किए नहीं होंगे, शायद देखे भी नहीं होंगे। पेटाबाइट आपका कब आता है? आपका मेगाबाइट आता है, गीगाबाइट आता है, टेराबाइट आता है। टेराबाइट के बाद पेटाबाइट आता है। जैसे अभी तो टेराबाइट यानी टीबी वाली हार्ड डिस्क तो आ गई है। कंप्यूटर में लगती है ना 1 टीबी की हार्ड डिस्क। और मैंने तो खैर 4 टीबी का हार्ड डिस्क भी यूज किया हुआ है। लेकिन जब सर्वर में आप जो काम करोगे जिस दिन, तो सर्वर में आपको फिर टेराबाइट में 100 टेराबाइट, 300 टेराबाइट ऐसे हार्ड डिस्क आपको दिखेगी। लेकिन बहुत बड़ा सर्वर डाटा सेंटर है, तो उसमें जो डाटा स्टोर होता है उस स्टोरेज का डिवाइस जो होता है पेटाबाइट में होता है, एक बड़ा डाटा सेंटर का। तो पेटाबाइट सोचो कितना बड़ा मेमोरी है। इतनी मेमोरी में अगर कोई बुक को रखा जाए स्कैन करके, पीडीएफ वगैरह ये सब चीजें, वो सारा उसके दिमाग में घुस गया। एआई को ट्रेन कर दिए। जैसे अभी एक मूवी आई थी ना जिसमें वो ऐसे पेज को पलटते रहता है और उसके दिमाग में याद हो जाता है पूरा, जो क्वेश्चन पूछे बता देता है। एआई मॉडल वही है। तो 10 पेटाबाइट का पूरा डाटा बुक्स उसको याद करा दिए। वेबसाइट, वेबसाइट मतलब कितना, 1.3 हेक्साबाइट्स। यानी कि मतलब ये आप इसको करोड़ों बोलो अरबों बोलो, इतनी वेबसाइट को याद कर लिया। एक वेबसाइट में कितनी इंफॉर्मेशन होती है, आप क्लिक कर करके कितना, एक वेबसाइट को अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत समय लगेगा आपको। लेकिन ऐसे कई करोड़ों वेबसाइट को उसने याद कर लिया। और सोर्स कोड, जो हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, हमको पूरी टीम लगती है, 1 साल 2 साल लगता है, तब जाके एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो ऐसे कई करोड़ों अरबों सॉफ्टवेयर उसके दिमाग में घुस गए। और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट भी पेटाबाइट में। डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसीज, और ये दुनिया भर की चीजें, वो भी कई अरबों में उसके दिमाग में डाल दी। अब आप समझ गए दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग क्यों बोलते हैं? एआई, एलएलएम, दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग। इंसानी जो काम नहीं कर सकता, इतना इसके दिमाग में डाला गया। लेकिन इसको डालने में कई साल लगे, बहुत हजारों इंजीनियर लोग की टीम काम की है। तो तब जा करके ये एलएलएम तैयार हुआ। अब इसको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछो जवाब देगा। लेकिन 100% सही जवाब नहीं देगा, और 100% जवाब भी नहीं देगा। लास्ट मैंने कुछ सेशन में रैक फ्रेमवर्क मैंने बताया था क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि आपके कंपनी की पॉलिसी एलएलएम को नहीं पता। इतना ट्रेनिंग देने के बाद भी आप पूछ दो कि भाई मेरी एक छोटी सी कंपनी है छोटे शहर में, यहाँ की लीव पॉलिसी क्या है, नहीं बता पाएगा। वो नहीं है उसके पास। तो आपको रैक फ्रेमवर्क बना करके लीव पॉलिसी को सिमेंटिक सर्च करके कुछ कॉन्टेक्स्ट बना करके उसको देना पड़ेगा। और फिर उसी कॉन्टेक्स्ट के बेस पे बताएगा कि भाई तुम्हारी लीव पॉलिसी ये है। तो अब देखो, एलएलएम पहले तुम्हें बताया कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये भी नहीं बोला कि सब कुछ है। सब कुछ नहीं है। तो इतना सुनने के बाद लगता है कि एलएलएम बहुत बड़ा ब्रेन है दुनिया का। एक इंसान से, एक इंसान के ब्रेन से बहुत ही छोटा है। बस मजबूरी ये है कि इंसान जो है आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट भी इतने साल में जब खत्म हुआ तो अपने दिमाग का 1 या 2% यूज करता है। तो हम लोग तो 0.001 ही आखिरी समय में 70 80 साल तक जींगे तो यूज कर पाएंगे। तो ये एलएलएम हमारे दिमाग के सामने कुछ नहीं है, ये मान के चलो। इंसान अगर ये बना रहा है तो इंसान ऊपर ही जाएगा हमेशा, ये उसके ऊपर नहीं जा सकता। बट लेकिन हम इसको बनाए तो हम ये समझ रहे, ये जो सामने डायग्राम दिख रहा है ना, ये डायग्राम क्यों हमें बनाया था, कि हम समझेंगे कि भाई ये ब्रेन जो है ना, ये ब्रेन पावरफुल कैसे बना। इसके अंदर डाटा फीड कर रहे हैं बस, ये डाटा फीड कर रहे हैं। और इसकी स्पीड इतनी हाई रखे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत किए कि वो डाटा को स्कैन करके आपका रिस्पॉन्स मिली सेकंड में दिखा देता है। हमें लगता है कि कितना फास्ट है, कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन ये सिस्टम बनाया गया है। इसमें हार्डवेयर जीपीयू का भी रोल है। जीपीयू टीपीयू ये सब जो चिप होती है ना, उससे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये कई मतलब बहुत लाखों की मात्रा में पैरेलल काम करती रहती है, तभी आपका रिस्पॉन्स इतना फास्ट मिलता है। तो ये एक्चुअली में ट्रेनिंग क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर समझाया कि कितना ज्यादा डाटा दे करके हम तैयार करते हैं तो आपका एक ब्रेन तैयार होता है। राइट, हम आगे चलते हैं। ट्रेनिंग में यहाँ पर तो ये बता दिया मैं कि भाई ये कंटेंट हमको डालना पड़ता है ट्रेनिंग में। आप इसमें टेक्स्ट हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, बहुत सारे कंटेंट डालते रहते हैं। ठीक है, तो आपका डाटा है, इसकी ट्रेनिंग होती है और आपका एलएलएम फिर रेडी होता है। और ये एलएलएम को रेडी करने में कई साल लगते हैं ना, इतना डाटा ये डालना इतना आसान नहीं कि कम समय में डाला जाए। और इसका जो खर्चा है वो बहुत महंगा है।
इसके जो जीपीयूज वगैरह, इसकी जो ट्रेनिंग का खर्चा है महीने का बहुत ज्यादा है, और ऑलरेडी इसमें कई साल लगते हैं, तब जाके एक एक्चुअल एलएलएम तैयार हुआ, जैसे क्लाउड हो गया या जीपीटी बोल रहा हूँ ना, जीपीटी, ये सब बनाने में हमको सालों लगे और बहुत पैसा पानी जैसा बहाया गया, तब जाके हमारे सामने। और आज इसको मेंटेन करने में भी पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, जो अमेरिका वगैरह जैसे देश कर पा रहे हैं। सेकंड नंबर में चाइना ने डीप सीक करके निकाला है उसके टक्कर में, बट जीपीटी ज्यादा पॉपुलर है। डीप सीक चल रहा है, मैं भी यूज किया हूँ। चाइना में ताकत थी तो उसने लेके आया, बस वही कंट्री है जो एलएलएम बनाने का और डिप्लॉय करके लोगों को सर्विस देने का काम अभी तक किया है। बट लेकिन छोटे छोटे एलएलएम अब आने लगे, जो एमएनसी कंपनी अपने इसमें डिप्लॉय कर रही पर्सनल लेवल पे। तो ट्रेनिंग अब समझ में आ गया क्या चीज़ है, तो ये हम खत्म करते टॉपिक। अगला आते फाइन ट्यूनिंग। अब ये फाइन ट्यूनिंग क्या चीज़ होता है? तो फाइन ट्यूनिंग टीच से मॉडल, यानी ये भी मॉडल को ट्रेन कर रहा है, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक नॉलेज एंड बिहेवियर, यानी कि कंपनी स्पेसिफिक बोला जाए या किसी फील्ड के स्पेसिफिक बोला जाए, वो नॉलेज दे रहा है, उसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। अब मैं चलो इसको ना अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, तो आप वहां से उसकी ट्रेनिंग चालू करते हैं। आप उसको इमेज को समझना सिखाते हैं। आप बोलते हैं कि एप्पल, तो वो एप्पल के ऊपर उंगली रखता है। आप आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हो, फिर आपको उसको करेक्टर सिखाते हो, फिर आपको उसके स्पेलिंग सिखाते हो, फिर आपको बोलना सिखाते हो, और फिर उसके बाद उसको बोलते हैं कि आपको प्यास लगी तो पानी मंगो, आपको ऐसा मांगना है। तो इस प्रकार से आप जो ट्रेनिंग देते जा रहे हो उसके साथ जितनी बातचीत कर रहे हो, पूरे 24 घंटे में कितने बार उसको सिखा रहे हो, फिर वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, फिर स्कूल चला गया, स्कूल में भी टीचर भी बता रहे, घर में भी सिखा रहे, फ्रेंड सर्कल से भी इसको सीखने मिल रहा है। और ऐसे ट्रेनिंग करते करते इतने साल हो गया, फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकल के आ गया। तो वो जितना चीज था वो ट्रेनिंग था, जिसका पिछला वाला, जिसमें सालों लगे, जिसमें बहुत पैसा लगा, किसी एक बच्चे को पूरा इंजीनियर बनाने या डॉक्टर बनाने तक में खर्चा बहुत लगा, समय बहुत ज्यादा लगा। और आप बोल रहे कि आपने ट्रेन कर दिया, लेकिन आपने ट्रेन कर दिया, और मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू इंजीनियर बन के आके ये सॉफ्टवेयर बना, नहीं बना पाएगा। अब क्या होगा कि मेरे को स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसके ऊपर। जैसे मान लो कि मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, डॉट नेट यूज कर रहा हूँ, जावा यूज कर रहा हूँ, या मेरी कंपनी में कुछ एक पैटर्न है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की, कुछ पॉलिसीज है, रूल्स है, तो मुझे उसको उसमें ट्रेन करना पड़ेगा। मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रेन करना पड़ेगा। तो मैं अपनी कंपनी की चीजों को अगर ट्रेन करूंगा, मेरे कंपनी में जो टेक्नोलॉजी है वो सिखाऊंगा, कंपनी की पॉलिसी बताऊंगा, तो वो फिर एक ऐसा इंजीनियर बन जाएगा मेरे कंपनी का कुछ समय बाद, बहुत जल्दी, 1 साल के अंदर ही, कि अब मैं उसको बोलूंगा कि ये काम करके दो, वो काम करके मेरे को रिटर्न करेगा। लेकिन ये जो मैंने काम किया उसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। यानी ट्रेंड पहले से था, इसीलिए उसको एलएलएम बोलते हैं। लेकिन उस एलएलएम को, यानी कि उस मॉडल को मैंने क्या किया, फाइन ट्यून किया। तो फाइन ट्यून मैंने किसी एरिया में किया। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए, अभी आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं एआई क्यों सीख रहा हूँ, या अभी कोई इंजीनियरिंग लाइन का कोई व्यक्ति नहीं है, आउट ऑफ इंजीनियरिंग है, और वो अगर क्वेश्चन दिमाग में आ गया, ये एलएलएम की क्लास में अगर अटेंड कर रहा हूँ तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप टैरो कार्ड का ट्रेनिंग लिए हो, 8 साल से अगर काम कर रहे हो, आप एक फ्री वाला, लो कॉस्ट वाला एक मॉडल लेके डिप्लॉय करो, और आप उसमें आपके जो अनुभव है 8-10 साल के, और आपने जो ट्रेनिंग लिया था वो उसमें डालो। उसके बाद टैरो कार्ड से ना आपका एलएलएम जवाब देगा, आपको देने की जरूरत ही नहीं। जैसे मान लो कोई एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट है, उसने 15 साल तपस्या करके, लोगों से बात करके, प्रैक्टिस करके, हाथ की रेखाएं देख देख के बहुत प्रैक्टिस किया, पहले पढ़ाई भी किया, बहुत नॉलेज लिया, आज वो सीनियर हो चुका है। लेकिन अगर उसको एआई आ गया, उसने एक छोटा सा एलएलएम लिया और उसको डिप्लॉय किया, और अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज उसको देना चालू किया, तो कल की डेट में वो एलएलएम इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप उसको बताओ अपना, आपका स्कैन करके दे दो आपके हाथ का, या फिर आप उसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस वगैरह डाल दो, तो वो आपको पूरा कुंडली निकाल देगा, वो आपका पूरा भविष्य बता देगा। जो वो व्यक्ति बता रहा था उससे फास्ट बता देगा, तुरंत उससे ज्यादा एक्यूरेट बता देगा। लेकिन एलएलएम का फायदा क्या हुआ, आप समझ में आए कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज है, आप उससे उसको ट्रेन कर सकते हो, फाइन ट्यून कर सकते हो। मैं आपको ट्रेन वाले पे नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, जो ट्रेन वाला एलएलएम उसमें नहीं जाना, वो बहुत खतरनाक है ना। आप फाइन ट्यून वाले में जाओ, यानी कि आपको ऑलरेडी ट्रेंड वाला एलएलएम मिलेगा, और आपके पास जो नॉलेज है वो उसके अंदर डालो, और फिर उससे उसका इस्तेमाल करो। इसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग।
ये थोड़ा सा आसान होता है, सस्ता होता है, और कम समय में इसको कोई भी ट्रेंड एलएलएम को फाइन ट्यून कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसका यूज कर सकते हैं। तो ये फाइन ट्यून समझ में आ गया। अब जैसे मान लो कि हेल्थ केयर कंपनी है, तो हेल्थ केयर कंपनी क्या करेगी कि एक एलएलएम वो ले लेगी, डिप्लॉय कर देगी अपने सर्वर में, और उसके हेल्थ केयर के जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रिसर्च उसने जो किया, उनके जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जो भी उनकी पॉलिसीज है, जो भी उनके पास डाटा अभी तक है, वो सारा एलएलएम को देती जाएगी। और उसके बाद वो एलएलएम उसके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। कोई भी उनके डॉक्टर, नर्स अगर कुछ भी उससे पूछेंगे तो वो बताएगा, और वो उसके कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से ही बताएगा, क्योंकि इसको फाइन ट्यून किया गया उसी के हिसाब से। सेम बैंकिंग बैंकिंग में भी कई बार अगर मान लो बैंक चाहती है कि भाई बहुत बड़ी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक है, अगर वो चाहेगी कि मेरा एक सर्वर में मेरा खुद का एक एलएलएम डिप्लॉय करके मैं फाइन ट्यून कर दूं, तो कर सकती है। अच्छा, उनके पास सर्वर नहीं है, तो क्लाउड में डिप्लॉय हो जाता है। तो अगर आपको खुद फाइन ट्यून करना है, तो आप बोलोगे मेरे घर में तो सर्वर है ही नहीं, कोई बात नहीं, आप एजोर क्लाउड एडब्ल्यूएस का सब्सक्रिप्शन ले लो, और उसमें आप एक डिप्लॉय कर दो मॉडल, और आप उसको फाइन ट्यून करो, और आपके एप्लीकेशन से उसको जोड़ दो, तो वो काम करेगा। तो ये आपको दो प्रकार का चीज बताया, एक ट्रेनिंग बताया जो बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत खर्चीला होता है, बहुत ज्यादा डाटा डालना पड़ता है, वो आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कर सकती, तो इंडिविजुअल आप तो सोचना मत। लेकिन फाइन ट्यून आप कर सकते हो, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी फाइन ट्यून करती ही करती है। ये सस्ता भी पड़ता है, अच्छा रहता है, और वो अपने हिसाब से उसको ट्यून कर लेती है, उसको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो उसको एक्यूरेट मिलता रहेगा। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में फील्ड में ट्रेन करने का नाम है फाइन ट्यून। तो यहाँ पर देखो कंपैरिजन भी है। ट्रेनिंग का मतलब है बिल्डिंग ए कंप्लीटली न्यू एआई मॉडल फ्रॉम स्क्रैच, यानी आप जीरो से अगर कोई बना रहे हो, इसीलिए बताया ना कि कई साल लग जाएंगे, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो जीरो से आपको बिना मतलब का नहीं बनाना है, बना बनाया आपको मिलेगा, ट्रेंड मिलेगा, आपको उसको फाइन ट्यून करके उसका इस्तेमाल करना है। फाइन ट्यून क्या है? टीचिंग एन एग्जिस्टिंग एआई मॉडल न्यू कंपनी स्पेसिफिक नॉलेज एंड बिहेवियर। तो न्यू कंपनी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, या कोई फील्ड हो सकती है, जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी बताया, या कुछ और प्रकार की फील्ड है, उसके उसका डाटा डाल के भी आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो अगर जो व्यक्ति इंजीनियरिंग लाइन में नहीं है बट लेकिन इंटरेस्ट है एआई में, तो वो अपना टारगेट ले सकता है कि भाई मैं एक फाइन ट्यून मॉडल ले करके मैं अपना एक कुछ सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। उसको सकता है उसके बाद खाना बनाने का कोई आर्ट हो, या एस्ट्रोलॉजी का हो, टैरो कार्ड का हो, या किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज है जो कई साल से वो कर रहा है, स्पेसिफिक मतलब वो स्पेशल, उसमें नॉलेज है उसको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज, तो वो यूज कर सकता है इसका। फिर हम इसमें आते हैं एलएलएम में। कंपैरिजन टेबल एक बार और देख लेते हैं इन दोनों के बीच में। जैसे डेफिनेशन तो लिखा है कि स्क्रैच से रहता है, और ये केवल इम्प्रूव किया जाता है एग्जिस्टिंग एआई को, यानी कि फाइन ट्यून किया जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट में नो मॉडल एग्जिस्ट, यानी कि मॉडल नया तो बना रहे तो पहले से होता नहीं, बट इसमें एक मॉडल होता है, पहले से बना बना ट्रेंड मॉडल होता है, उसको आप फाइन ट्यून करते हो। डाटा रिक्वायर्ड, बहुत बड़ा मात्रा में डाटा चाहिए, और इसमें आपको डाटा कम चाहिए, उस स्पेशलाइज्ड डाटा चाहिए, आप जो फील्ड में ट्रेन करना चाहते हो वो चाहिए। कॉस्ट इसका वेरी हाई है, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा। ये मीडियम है, हालांकि इतना आसान नहीं है। फाइन ट्यून में भी जाओगे तो पता चल रहा है कि आपका 10 लाख रुपया महीने का बजट आ गया, अगर आप कुछ ऐसा सेलेक्ट कर लिए। बट ओपन सोर्स अगर कोई एलएलएम लेते तो मे बी लाख रुपया महीने का बजट आपका आ सकता है। तो ये कॉस्टिंग का देखना पड़ेगा, जब आप काम करने जाओगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा मॉडल ले रहे हो, तो आपका कितना बजट आएगा तब पता चलेगा। और यहाँ पर और कंपैरिजन है, जीपीयू रिक्वायर्ड थाउजेंड्स, जो कि बहुत महंगी चीज होती है। जीपीयू ही मेन होता है ना, हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर का जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, और इसीलिए ये कॉस्टली है क्योंकि इसमें जीपीयू बहुत ज्यादा लगता है, और इसमें जीपीयू कम लगता है, लेकिन लगता है इसलिए इसका भी कॉस्ट आएगा। 1 लाख रुपया महीना आएगा, चाहे 10 लाख रुपया महीना आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपका एलएलएम का साइज क्या है, उसके ऊपर डिसाइड होगा। तो ये मंथ में लग सकता है, ईयर में लग सकता है, ये आप कुछ दिन में भी ट्यून कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, और एंटरप्राइज इसको रेयर करता है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है बहुत महंगा करके, और ये कॉमन है। कुछ लोग कर लेते हैं जो उतना पैसा खर्चा कर पाते, यानी बड़े एंटरप्राइज होते हैं ना, एमएनसी टाइप के, वही करते हैं। और मेंटेनेंस इसका बहुत डिफिकल्ट है, इसका इजी है। बेस्ट फॉर जीपीटी मॉडल जो है ये ट्रेंड मॉडल जिसको बोलते हैं ना, जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी, देखो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, और ये तो कस्टम है।
यानी आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हो, जो केवल आपके कंपनी के लिए काम करेगा ओनली, दूसरी कंपनी के लिए, दूसरों के लिए नहीं। इसका और यहाँ पर एग्जांपल दिया है, अच्छे से समझ लो कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है। तो जैसे कंपनी का गोल है कि बिल्ड ए कंप्लीट न्यू एआई मॉडल सिमिलर टू जीपीटी। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो भाई जीपीटी जैसा ही मेरे को मॉडल बनाना है, जैसे एंथ्रोपिक, एंथ्रोपिक ने क्लाउड निकाला, तो उसका टारगेट क्या था? जीपीटी को टक्कर देना। तो जीपीटी को टक्कर देना है तो उनको तो पूरा बनाना पड़ेगा स्क्रैच से, तो उन्होंने स्क्रैच से बनाया, है ना, तब जा करके वो जीपीटी से आगे निकल गया। तो अगर आपको कुछ बहुत बेहतरीन काम करना है तो आपको स्क्रैच से अगर बनाना है, लेकिन बहुत ही बड़ा बजट है, मैं कह नहीं सकता कितनी बड़ा बजट है, लेकिन आप मान के चलो कि बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी भी नहीं बना रही है, तो एमएनसी कंपनी तो वैसे ही 60,000 करोड़ 1 लाख करोड़ तो ऐसे ही फेंक देगी, बट वो नहीं बना सकती, इतना महंगा है, तो आप अंदाज लगा लो। तो इस पे रिक्वायरमेंट भी, डाटा भी तो इतने महंगे पड़ेंगे, डाटा को रखना उसमें डालना। हाँ, तो ये आपका बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट, थाउजेंड ऑफ जीपीयूज लग रहे हैं, डॉलर्स में खर्चे आ रहे हैं, तो यानी बहुत कॉस्टली है। लेकिन ये आपका खुद का मॉडल हो जाएगा और आप इसकी सर्विस देकर के पैसा कमा सकते हो। जैसे आज जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी, लामा, है ना, ये आप जितना यूज करोगे उतना आपको पैसा देना। मैंने बताया था ना कि मैं क्लाउड का सोनेट यूज किया था 1 मिनट के लिए, तो मेरा 3,000 रुपये खत्म। आप सोचो पूरे दुनिया में कितने लोग घंटों घंटों यूज कर रहे होंगे, यानी हर घंटे का उसके पास मतलब कई अरबों रुपए आ रहे हैं पर आवर। तो अब उसने खर्चा भी किया है, तो उसकी कमाई भी वैसी होगी। देन फाइन ट्यूनिंग जो है, ये आपका स्पेसिफिक है, आप अगर अपनी कंपनी के लिए बना रहे हो तो कंपनी के लिए काम करेगा पूरा कंप्लीट होने के बाद भी, बाहर दूसरी कंपनी के लिए वर्क नहीं करेगा। तो इसमें आपको आपकी कंपनी के सारे ईआरपी मैनुअल हो गया, एसओपी डॉक्यूमेंट हो गया, आपके हिस्ट्री, सपोर्ट टिकट्स हो गए, आपकी कंपनी की जितने भी चीजें हैं, सब उसके अंदर डालनी पड़ेगी आपको वन बाई वन। तो कुछ दिन का कुछ महीने का समय लगेगा, बट लेकिन आपकी कंपनी के लिए काम करना चालू कर देगा। एनालॉजी में क्या लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग वाला जो रहता है, टीच ए चाइल्ड फ्रॉम बर्थ, यानी कोई बच्चे को पैदा होते ही वहां से ट्रेनिंग चालू किए और वो बड़ा होकर इंजीनियर डॉक्टर बन गया, तो आप बोलोगे कि हमने उसको ट्रेन किया। और फाइन ट्यून का मतलब है कि कोई ऑलरेडी इंजीनियर बन चुका है और आपको कोई एक सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी या टूल सिखा दिए और अब वो काम करके दे रहा है, आप जो बोल रहे हो, तो आपने क्या किया, उसको फाइन ट्यून कर दिया। तो ये छोटा सा चीज था, यह समझा दिया मैंने। थैंक यू आज के सेशन के लिए। थोड़ा सा सेशन का साइज में छोटा कर रहा हूँ, नहीं तो पहले बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था।